गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हेलो आदित्य, क्या हाल है। बढ़िया सर। हेलो एवरीवन, आ जाओ धीरे धीरे। वाह ग्रेट। कितने कितने नंबर आए सबके साइंस में। बढ़िया बढ़िया। गुड इवनिंग पूरक, आई एम गुड, मैं बहुत बढ़िया हूँ। अच्छा, पिछली क्लास का कुछ समझ में आया। हाँ जी पीयूष, मैं वहीं पढ़ाता हूँ। ग्रेट। यूपी बोर्ड से थे तो बहुत बढ़िया। मैं तो स्टेट बोर्ड से ही मैंने 11 ट्वेल्थ किया है और टेंथ ट्वेल्थ। बहुत बढ़िया। टेस्ट के लिए रिवीजन होगा, कौन से टेस्ट के लिए। नहीं बेटा, आज रिवीजन तो नहीं है, आज रिवीजन ही चल रहा है। वैसे भी नया टॉपिक करा ही कहाँ रहा हूं मैं। सब तो रिवीजन ही चल रहा है। आज का टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन एंड थोड़ा सा एमओटी। आज का टॉपिक है हमारा हाइब्रिडाइजेशन और थोड़ा सा एमओटी के बारे में पढ़ेंगे और कुछ नहीं। चलें स्टार्ट करें सेशन। अच्छा, अभी आपने मेरी क्लासेस करी नहीं है ना, वैसे अभी ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो आप। थोड़ा फेमिलियर हो जान दो अभी रुक जान दो 10-15 दिन, फिर तुम्हें चिल्लाते हुए घूमोगे, सर पढ़ा नहीं रहे हो, आप हंसी मजाक करते रह रहे हो। जिन लोगों ने टेंथ में मेरे से पढ़ा है उनसे पूछो एक बार। सर आप, हाँ जी बेटा, सही कह रहे हैं आप, लेकिन मैं वहां पे ग्रेजुएशन पढ़ाता हूँ। लास्ट क्लास में बहुत कम समझ में आया था, कोई बात नहीं, आज समझ में आ जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा सारा। गुड। आप क्या चाहते हो, मैं आपको पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं। आप लोगों में से कितने लोग चाहते हैं कि मैं आपको पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं। ओके, पढ़ाओ सर, थोड़ा मजाक के साथ यार, ये मजाक वाला सीन जो है ना। हाँ टाइम लगेगा, धीरे धीरे ना। ऐसा है जैसे आप अभी है ना, अभी धीरे धीरे टाइम लगेगा, फिर हमारा हो जाएगा। अभी ऐसा कुछ नहीं है, एक साथ नहीं होगा। चलो मैं हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट दोबारा से स्टार्ट करता हूँ और आई होप अभी तक समझ नहीं आया कि आप कैसा पढ़ाते हो। तो कब समझ में आएगा कुछ। ओके, ठीक है।
आओ देखें हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। ये आपको ऑलरेडी सर ने कराया था कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है। हाँ जी। तो हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली क्या होता है ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जो ड्रॉबैक्स थे, एक तो पहली बात ये है कि ये हाइब्रिडाइजेशन आपकी कैसी है थ्योरी, ये आपकी कैसी थ्योरी है, हाइपोथेटिकल थ्योरी है। तो हाइपोथेटिकल थ्योरी का होने का मेन जो ड्रॉबैक है कि वो ये कि आप इसको प्रूफ नहीं कर सकते, है ना। हाइपोथेटिकल होने का मतलब क्या है कि आप आसानी से इसको प्रूफ नहीं कर सकते, किसी ने कह दिया और आपको मान लेना होगा। जैसे मैं आपके से कहूं कि आप आसमान में जो तारे हैं वो आपके 10⁻23 हैं, तो आप क्या करोगे, या तो आप मेरी बात मानोगे या फिर आप मुझे गलत प्रूफ करने के लिए जो स्टार्स है उनको काउंट करोगे। तो आपको अगर 10⁻23 काउंट करना है तो कितना साल लगेगा? 10⁻23 काउंट करने में आपको क्या लगेगा, बहुत साल लग जाएंगे ना। तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आप तब तक इस थ्योरी को सही मानोगे जब तक इस पे प्रैक्टिकली आप कोई गलत थ्योरी अपोज ना कर दो। ठीक है। किसी की थिंकिंग है जो अभी तक हमने कुछ सालों तक हमने इसको मानते हुए चले हैं, कुछ सालों तक इसका हाइब्रिडाइजेशन ऐसा चलता रहेगा। आज भी हम अपनी केमिस्ट्री के अंदर इस थ्योरी को बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है। ओके। तो हाइपोथेटिकल है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनोन ना बेटा, इतना बड़ा स्ट्रक्चर हमसे बन नहीं पाएगा, है ना। इसके लिए तो आप गूगल कर लेना, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर आपको आराम से मिल जाएगा। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। ठीक है। जब आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे तब आप खुद ही बनाने लगोगे कि क्वीन क्या होता है, क्लोरोक्वीन क्या होता है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन क्या होता है। अभी धीरे धीरे हम सीखेंगे तो केमिस्ट्री आपको धीरे धीरे आ जाएगी। तो हम बात कर रहे थे हाइब्रिडाइजेशन में ये वाली बात। अब हाइब्रिडाइजेशन को करने के लिए मैंने कहा था कि आतिका कहाँ है आप? हाँ सुनिए, सब लोग स्टार्ट करते हैं, अपने स्टार्ट करें सेशन को। सब लोग रेडी हैं? सब लोग रेडी हैं क्या? चलो पोल से स्टार्ट करते हैं। क्या आप मेरी आवाज क्लियर है? ओके। क्या आपको बोर्ड ठीक दिखाई दे रहा है? इसमें भी तुम 100% नहीं दे पाओगे, कितने भाई साहब कंजूस बच्चे हो तुम, हैं हद होगी तुमसे। ठीक है चलो आ जाओ, आइए स्टार्ट करते हैं सेशन अभी का। अब क्या करना है देखो ध्यान से कि आपके पास बॉन्ड बनाना है, और बॉन्ड बनाने के लिए आपको मैंने बताया था कि आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए एक स्टेरिक नंबर की जरूरत पड़ती है। उस स्टेरिक नंबर का जो बच्चे फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले में हम क्या कंसीडर करते हैं, एक तो सिग्मा बॉन्ड कंसीडर करते हैं और दूसरा आपका क्या कंसीडर करते हैं, लोन पेयर कंसीडर करते हैं। क्या ये वाली बात सबको पता है कि सिग्मा बॉन्ड कंसीडर करेंगे और लोन पेयर कंसीडर करेंगे? और मैंने आपको पिछली क्लास में एक और बात बताई थी कि यहाँ पे दो चीजें क्लियरली आपको मेंशन्ड होंगी, एक ज्योमेट्री और एक आपका शेप। और मैंने बताया था कि कौन सी चीज फिक्स रहेगी, कौन क्या फिक्स रहेगा, शेप या ज्योमेट्री में से क्या चीज फिक्स रहती है? शेप या ज्योमेट्री में से क्या फिक्स रहता है? ज्योमेट्री आपकी क्या रहती है, फिक्स रहती है। अब आपकी अगर ज्योमेट्री फिक्स रहती है तो आपका हाइब्रिडाइजेशन में चाहे लोन पेयर कितना भी आता रहे, आपकी ज्योमेट्री चेंज होने वाली नहीं है। तो आपकी क्या चीज चेंज हो जाएगी, शेप चेंज हो जाएगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आता है ये? ठीक है। अब हम स्टेरिक नंबर 2 से लेके चलेंगे और स्टेरिक नंबर 2 में हमारे पास दो केस बनेंगे। पहला केस बनेगा जहां पे आपकी सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा बॉन्ड की वैल्यू 2 लेंगे और लोन पेयर हमारे पास कितने होंगे, 0। 0 बट्टा सन्नाटा अंडा, हमारे पास क्या होगा, आपका लोन पेयर होगा। और ऐसे टाइप के बॉन्ड से जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम बोलेंगे AB2 टाइप स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? AB2 टाइप स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में जो थीटा होगा, थीटा यानी बॉन्ड एंगल, वो कितना होगा, दो बॉन्ड के बीच का जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और इसकी ज्योमेट्री लीनियर हो जाएगी, शेप भी लीनियर हो जाएगी। और इसके एग्जाम्पल लिखने का मैंने आपको एक तरीका बताया था। एग्जाम्पल लिखने के लिए क्या तरीका बताया था मैंने आपको, कि आप क्या करिए, एग्जाम्पल लिखने के लिए मिनिमम इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर लीजिए। और अगर आपने मिनिमम इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर लिए
तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एग्जाम्पल कैसे, जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आप वो एलिमेंट चूज करिए जिसके पास आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उससे एक एक बॉन्ड बना दीजिए। अगर मान लो आपके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उस 4 इलेक्ट्रॉन से आपको क्या करना है, 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं और लोन पेयर एक भी नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, 2 डबल बॉन्ड बना देंगे। तो ये आपको एग्जाम्पल लिखना धीरे धीरे आ जाएगा अपने आप ही, अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। पहले वाले केस में किसी को कोई दिक्कत? पहले वाले केस में किसी को कोई दिक्कत? सिद्धार्थ क्या समझ नहीं आया आपको? एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल लिखने का जो मैं तरीका आपको बोल रहा हूं, मिनिमम इलेक्ट्रॉन वाला, आपको किसी के 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं। ये सेंट्रल एटम के 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं। तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए सेंट्रल एटम पे मिनिमम कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए आउटर मोस्ट शेल में? कितने होने चाहिए? 2। सोच लो एक बार, फिर बाद में मत कहना सर नहीं ज्यादा भी हो सकते हैं। आपको 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए? 2 चाहिए ना, एक से काम तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो अगर आपको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तभी आपके क्या बनेंगे, 2 सिग्मा बनेंगे। अब मेरे पास अगर मान लो कि ए के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इधर 2 इधर, और इससे मैं 2 सिग्मा बनाना चाहता हूं, तो बना पाऊंगा क्या सिग्मा? 2। अगर मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो मैं 2 सिग्मा बना सकता हूं क्या? है ना, 2 डबल बॉन्ड बना देता हूं, तो जिसमें क्या होगा, एक 2 डबल बॉन्ड अगर मैं बना दूंगा तो 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई। हमें पाई से कोई मतलब ही नहीं है, हमें किससे मतलब है? सिग्मा से मतलब है। अब आपको समझ में आ गया मिनिमम इलेक्ट्रॉन का? और किसी को कोई दिक्कत इसमें? और किसी को तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। इसके बाद दूसरा केस था जहां पे आपका क्या हो रहा था, 1 सिग्मा 1 पाई था। तो 1 सिग्मा 1 लोन पेयर है। तो 1 सिग्मा 1 लोन पेयर को अगर हम लिखें यहाँ पे, तो मैंने ये सारी आपको ज्योमेट्री बताई थी, और मैंने आपको एक स्पेशली एक बात बताई थी कि इसके अंदर बेटा जो थीटा है, थीटा डिफाइन नहीं होगा। क्या डिफाइन नहीं होगा बेटा? थीटा डिफाइन नहीं होगा। ओके, क्यों डिफाइन नहीं होगा? रीजन भी बताया था मैंने। थीटा क्यों डिफाइन नहीं होगा, इसका रीजन बताया था मैंने। तुम जो कह दो तो थीटा को हम छोड़ आएंगे हैं। बॉन्ड ऊपर नीचे कहीं भी बन सकता है, क्योंकि आपको बॉन्ड एंगल डिफाइन करने के लिए मिनिमम 2 बॉन्ड की जरूरत होती है। कितने बॉन्ड की जरूरत होती है? 2 बॉन्ड की। बट हमारे पास कितना बन रहा है? 1। तो इसलिए हम थीटा डिफाइन नहीं कर पाएंगे। इज इट क्लियर? और यहां पे मिनिमम इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे? मिनिमम इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट कैसे निकालोगे? मिनिमम इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे? एक सिग्मा बनाना है और एक लोन पेयर चाहिए। तो लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन खर्च होते हैं? लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन खर्च होते हैं? 2। और सिग्मा में कितना इलेक्ट्रॉन खर्च होगा? 1। तो टोटल कितना हो गया? 3। अब आपको समझ में आ गया मिनिमम इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड कैसे निकालेंगे? बहुत बढ़िया। आइए अगली उस पे आते हैं, अगले केस पे। अगर हमारे पास क्या है, आपका स्टेरिक नंबर कितना हो गया? स्टेरिक नंबर हमारे पास 3 है। तो स्टेरिक नंबर 3 में जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है आपकी sp2। कौन सी होती है? sp2। और इसकी ज्योमेट्री मैंने बताई थी कि फिक्स ज्योमेट्री होती है। इसकी फिक्स ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। बताया था आपको, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक। अब ये जो ट्राइगोनल प्लेनर है ये बनेगी कब? जब आपके सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो हमने यहां पे क्या करा कि सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड ले लिए, लोन पेयर एक भी नहीं लिया। तो यहाँ पे आपको AB3 टाइप का स्ट्रक्चर मिला, और इसमें जो बॉन्ड एंगल मिलेगा वो कितना मिलेगा? 120 डिग्री का मिलेगा, 120 डिग्री का मिलेगा। ओके। और ये जो ज्योमेट्री है ये आपकी कैसी ज्योमेट्री होती है? 2D ज्योमेट्री होती है। कैसी होती है? 2D। 2D का मतलब क्या होता है? 2 डायमेंशन। कैसी होती है?
टू डायमेंशन ज्योमेट्री होती है, ठीक है। और सिमेट्रिकल होती है। सिमेट्रिकल का मतलब यह है कि आप कोई भी पोजीशन उठा लो, हर जगह का बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ आपको क्या मिलेगी, बराबर मिलेगी। उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक पोजीशन बोलते हैं। सबको समझ में आ गया, ठीक है। और यहां से आपका एग्जाम्पल निकालने के लिए, एग्जाम्पल लिखने के लिए मिनिमम इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो मिनिमम इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए, इसमें कितना मिलेगा, मिनिमम इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट कैसे पता चलेगी, 3 सिग्मा बनाने, तो 3 सिग्मा के लिए 3 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो आपके पास 3 हो गया। इज इट क्लियर, डन। आइए इसका दूसरा केस करते हैं। दूसरा केस हमारे पास क्या हो जाएगा, सिग्मा आप 2 ले लो और एक आपका क्या हो जाएगा, लोन पेयर हो जाएगा। तो बस यहां पे जो थीटा आएगा, ये याद रखना, इसका थीटा, थीटा आपका छोटा होगा किससे, 120 डिग्री से। थीटा आपका किससे छोटा होगा, 120 डिग्री से, ठीक है। और इसकी शेप कैसी हो जाएगी, एंगुलर। इसका एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो, ठीक है, हाँ या ना। एग्जैक्ट बेटा किसी को भी नहीं पता, बस ये पता है कि 120 से कम होगा। हर अलग टाइप के मॉलिक्यूल के लिए इसका बॉन्ड एंगल अलग अलग होगा, ठीक है। जैसे मैं तुमसे कहूं कि PbCl2 के लिए अलग होगा और SnCl2 के लिए अलग होगा। लोन पेयर इवन नंबर में होगा, मतलब इवन नंबर में कहा है, लोन पेयर तो ऑड नंबर में है। लोन पेयर तो ऑड नंबर में है, एक ही लोन पेयर तो है। अभी तो बताया था बेटा ऋषभ कि मिनिमम इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड करने का मतलब, काउंट करने का मतलब है कि जब आप देखोगे कि कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको कम से कम ये बॉन्ड बनाने के लिए। जैसे लोन पेयर के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। और 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल आपका मिनिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2 हो गया। ऋषभ समझ में आया। वाइल कैलकुलेटिंग मिनिमम इलेक्ट्रॉन, समर्पित क्या कह रहे हो, आप कैलकुलेट करोगे मिनिमम इलेक्ट्रॉन तो लोन पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन काउंट ही करोगे, इवन नहीं होते हैं। पेयर का मतलब इवन ही होता है ना, पेयर का मतलब 2 हो गया ना। ऋषभ समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ जाएं, इससे आगे जाएं। कोई दिक्कत यहां तक है किसी को, अब इसके बाद जो आएगा, यहां से अपन स्टार मार्क लगा के हुए चलेंगे, अगला स्टेरिक नंबर। अच्छा, और बेटा देखो अभी तक जो मैंने आपको अभी ये रिवीजन कराया, इसमें किसी को कोई भी परेशानी, इसमें थर्ड केस नहीं होता है। थर्ड केस लेने में आपको क्या होता है, ऐसा कोई कंपाउंड बन नहीं पाता, बनता भी है IF बनता है, लेकिन वो आपका अनस्टेबल होता है, उसको हम कंसीडर करते ही नहीं है। सॉरी, NF बनता है, NF, ठीक है। सेकेंड केस समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया इसके अंदर, यहां पे सिग्मा 2 ले लिए, एक लोन पेयर ले लिया, क्योंकि हमें स्टेरिक नंबर 3 ही रखना है। तो एक लोन पेयर कहीं पे भी बिठा सकते हो आप। तो इसमें समझा, क्या समझ नहीं आया मेरे को ये बताओ। सब अब तो क्लियर है ना, ये इसमें क्या समझ नहीं आया ये बता दो। बेटा मैंने एक चीज और पढ़ाई थी, शायद आपको, आप थे नहीं क्लास में, आप मेरे को लग रहा है कहीं और घूमने गए होगे उस टाइम पे। मैंने कहा था कि लोन पेयर के बीच में रिपल्शन ज्यादा होता है, बताया था। फिर आता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन, और फिर लास्ट में मैंने बताया था बॉन्ड पेयर, बताया था। तो यहां पे रिपल्शन इसका इस पे ज्यादा है, इसका इधर से रिपल्शन ज्यादा है। तो अगर रिपल्शन होगा तो ये पहले एंगल 120 हुआ करता था, अब रिपल्शन लगेगा तो एंगल कितना हो जाएगा, 120 से छोटा। इतना आ गया।
इसमें क्वेश्चन आते हैं हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड, कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। तुम लोगों के अगर मैं चैट पढ़ते रहूं तुम लोगों के डाउट, तो मैं इसको सिलेबस को कंप्लीट कर नहीं पाऊंगा। ठीक है, चलो आओ, आइए हम बात करते हैं अगला, स्टेरिक नंबर 3, सॉरी 4, स्टेरिक नंबर 4। यहां पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगी, इस हाइब्रिडाइजेशन में आपको क्या मिलेगा, इस हाइब्रिडाइजेशन में आपका क्या हो जाएगा, देखो इस हाइब्रिडाइजेशन का जो मतलब होगा वो आपका क्या हो जाएगा, sp3। और यहां पे अगर हम बात करें कि बेटा इसकी जो ज्योमेट्री होगी, ज्योमेट्री आपकी क्या हो जाएगी बेटा, ध्यान से सुनो, इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। ठीक है, ये चीजें आपकी फिक्स हो गई। अब इस पे आप स्टार पॉइंट लगा के जरूर रखिएगा, क्योंकि इसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर आती है कि ये पहली 3D ज्योमेट्री है। कैसी है, पहली 3D ज्योमेट्री है, यानी 3 डायमेंशन में आप इसको देखेंगे। और 3D ज्योमेट्री बनाने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं कैसे आप 3D ज्योमेट्री बनाएंगे। भाई क्या हो गया इसमें, हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें 3D ज्योमेट्री कैसे बनाएंगे, तो 3D ज्योमेट्री बनाने के लिए आप क्या करिए, ये आप इस तरीके से वी बनाइए और एक इस उंगली में वी बनाइए, इसको आप क्या करिए, दोनों को फंसा दीजिए ऐसे। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा आपका ये फिंगर्स का, इसको हम बोलते हैं 3D टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। कैसी बोलते हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं। या फिर आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, ये जो ज्योमेट्री बनेगी इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। आया समझ में, ये प्रैक्टिकली आप ऐसे देख सकते हैं। अब यहां पे होगा क्या, सबसे पहला केस हमारे पास क्या हो जाएगा, पहला केस देखो इसी के अंदर, सिग्मा कितने ले लो आप, 4, और लोन पेयर कितने ले लो, 0। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से बनेगा पहली 3D ज्योमेट्री से। तो यहां पे सिग्मा क्या हो जाएगा, 4, और लोन पेयर आपके पास हो गए 0। और अगर हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन का टाइप पूछे, तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा AB4 टाइप। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा, ए आपका सेंट्रल एटम है, यहाँ पे टेट्राहेड्रल अगर आपको बनाना है कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं, और हर जगह पे आप बी रख सकते हैं ऐसे। इनका जो बॉन्ड एंगल होगा, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल आपका होगा 3D में, ये वाला सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इस बॉन्ड एंगल की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 109 डिग्री 28 मिनट की, 109 डिग्री सॉरी 109 डिग्री 28 मिनट की। ओके ठीक है, इतना आ रहा है। और यहां से अगर हम इसकी ज्योमेट्री बताएं टेट्राहेड्रल, इसका शेप भी क्या होगा, टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब भाई इसको सीखना पड़ेगा मेरे को, तब जाके चलेगा ये। हाँ, अगर आपका एक भी लोन पेयर नहीं होगा तो शेप और ज्योमेट्री आपकी क्या होगी, सेम होगी। तो अब मेरे को ये बताइए कि मिनिमम इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट कितना होगा इसके लिए, इसके लिए मिनिमम इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट कितना लोगे, पक्का सोच लो, मिनिमम इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट कितना आ जाएगा, 4। और ये मिनिमम इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट अगर 4 है, तो एग्जांपल आप दे सकते हो इसमें, फटाफट से मेरे को बताओगे एग्जांपल। ऐसा मॉलिक्यूल सेलेक्ट करो, ऐसा एटम सेलेक्ट करो जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड बना दे, तो आपका क्या हो जाएगा, CH4। CH4 आपका क्या हो जाएगा, एक एग्जांपल हो गया। NH4 कैसे होगा, NH4 तो आपका हो ही नहीं सकता, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, CCl4 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और ओजोन नहीं हो सकता, उसमें लोन पेयर आपके मिलेंगे। और
सोचो सोचो, SiF4 बहुत बढ़िया, और SiF4 और SiCl4 बहुत सही, और लगाओ, दिमाग लगाओ जल्दी से। CO3 नहीं हो सकता, देखो आपके पास मिनिमम 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब, मैं एक और तरीका बता देता हूं, ये 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि इन 4 के साथ एक ही एक सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं। अब सपोज करो कि आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन हो या 6 इलेक्ट्रॉन हो, जैसे मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। इन 5 इलेक्ट्रॉन से अगर मेरे को 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं तो कैसे बनाओगे आप? एक तो डबल बॉन्ड बना दो, तो जी एक डबल बॉन्ड बना दिया मैंने, है ना। और 5 आप क्या, 3 आप क्या बनाओ? सिग्मा बॉन्ड बना दो। तो यहां से आप लिख दो OH, यहां पे लिख दो OH, और यहां पे लिख दो OH। तो ये आपके क्या हो गया? 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। तो ये कौन से एसिड का फॉर्मूला हो गया बेटा? ये किस एसिड का फॉर्मूला है? H3PO4। तो यहां पे एक एग्जांपल आ जाएगा H3PO4। यानी ये कब हुआ? जब आपके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन। अब मैंने कहा जी आउटर मोस्ट शेल में मेरे 6 इलेक्ट्रॉन है, क्या मैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन बना सकता हूं? तो आप कहोगे जी बिल्कुल बना सकते हो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन बता रहा है वो? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन का कोई एक एग्जांपल बताओ। सल्फर, हमारे पास सल्फर है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 CHCl3 हो सकता है। कार्बन के तो सिंगल बॉन्ड में 4 कोई भी करवा दो, वो आपके हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें आपको क्या करना है? 4 सिग्मा बनाने हैं। तो 4 सिग्मा बनाने के लिए आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। कैसे बनाओगे 4 सिग्मा? आपको 2 क्या बनाने पड़ेंगे? 2 डबल बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, तब आपके पास क्या बनेंगे? 4 सिग्मा बनेंगे। तो एक डबल बॉन्ड बना दिया इधर, एक डबल बॉन्ड बना दिया मैंने इधर, और एक OH इधर बना दिया, और एक OH इधर बना दिया। बताओ ये कौन सा एसिड है? इस एसिड का नाम बताओ। ये आपका कौन सा हो गया? सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या आ जाएगा? H2SO4। समझ में आ गया? क्लियर है? अच्छा, ये कौन से उसके लिए था एग्जांपल? मिनिमम इलेक्ट्रॉन कितना है इसके अंदर? 6 है। इसमें मिनिमम इलेक्ट्रॉन कितना था? 5 था। यहाँ पे मिनिमम इलेक्ट्रॉन कितना था? 4 था। ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे पास मिनिमम इलेक्ट्रॉन 7 है, मेरे पास मिनिमम इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 है। तो आप बना सकते हो क्या मिनिमम इलेक्ट्रॉन 7 पे? 7 मतलब मैंने क्लोरीन ले लिया, 7 इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब इसमें क्या करना पड़ेगा? 4 सिग्मा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? क्या कर सकते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर चाहिए नहीं मुझे, और मुझे सिग्मा भी बनाना है। तो क्या करूंगा मैं? 3 डबल बॉन्ड बना दूंगा। तो 3 डबल बॉन्ड बना दिए मैंने, एक डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड, और एक सिंगल बॉन्ड बना दिया OH। तो ये आपका क्या हो गया? पर क्लोरिक एसिड हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा? सॉरी, ये आपका क्या हो जाएगा? क्लोरिक एसिड हो जाएगा, HClO4। इसको हम बोलते हैं पर क्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं? पर क्लोरिक एसिड। HClO4 क्या बोलते हैं? पर क्लोरिक एसिड। तो एक एग्जांपल यहां पे भी लिख लो, HClO4। तो अब आपको समझ में आ गया कि जैसे जैसे आपको इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, आपको किस हिसाब से एग्जांपल सेट करने हैं वहां पे। अच्छा, अगर मैं आपको आपसे कहूं कि मेरे पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है, जैसे मैंने कहा जी बोरॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, क्या ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन बना सकता है? 3 इलेक्ट्रॉन है, बिना किसी चार्ज के, बिना किसी उसके, आप ये नेगेटिव चार्ज लिए, क्या ये बना सकता है? नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? 4 इलेक्ट्रॉन की। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो बेटा आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको? पूरक समझ में आ गई बात? श्रुति क्लियर सबको? हाँ, मिनिमम 4 तो चाहिए ही चाहिए, इससे कम में हमारी बात बनेगी नहीं। इससे ज्यादा होगा देन वी विल मैनेज, हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन कम में मैनेज नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, चलो, चलिए अब एक और बात यहां पे बता देता हूं। सपोज करो
कि आपसे कह दिया नहीं नहीं अब आपके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है और आपको बनाना sp3 है, और आपको इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं दी है कि और कोई कंडीशन है, तो याद रखना जब आपके पास 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे या मिनिमम इलेक्ट्रॉन से कम होगा आपके पास, तो आपको एक नेगेटिव चार्ज लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक नेगेटिव चार्ज लगाना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि BH4 है, H H H H और इसके ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? ऑलरेडी मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन मैंने ले लिया, अब मेरे पास 4 हो गए, अब मैं इन 4 से क्या कर सकता हूं? बॉन्ड बना सकता हूं। इतना क्लियर है? सबको समझ में आ गया? अच्छा, आज का जो मैं पढ़ा रहा हूं अभी का, ये जो अभी तक मैंने पहला टॉपिक पढ़ाया, ये सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। किसी को नहीं समझ? अच्छा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। कौन था नहीं वाला? नहीं वाला कोई था? वैभव नहीं आ रहा? बिल्कुल भी नहीं आ रहा? ठीक है, चलो। अब इसके बाद अगला जो इसी का केस बनेगा, सेकंड केस, यहां से हम बढ़ते हैं आगे। एंगल याद रखिएगा 109 डिग्री 28 मिनट का होगा, ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट का, 109 डिग्री 28 मिनट का आपका बॉन्ड एंगल होगा। सो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं अगले वाले पे। तो अगला केस आपका क्या पॉसिबल होगा? बताओ जल्दी से, अगला केस क्या हो जाएगा? आपके पास सेकंड केस हो जाएगा कि सिग्मा आपके पास 3 हो और लोन पेयर आपके पास कितना हो? 1 हो, ठीक है, 2 सिग्मा हो और आपके पास 2 सिग्मा और 3 सिग्मा हो और 1 लोन पेयर हो। तो 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर हैं आपके पास, तो आपके किस तरीके का कंपाउंड बनेगा? AB3L टाइप का। अब मैंने कहा था कि ये ज्योमेट्री जो पहले लिखवाई है ये वाली, ये कैसी ज्योमेट्री है? सिमेट्रिकल है। कैसी ज्योमेट्री है? सिमेट्रिकल है। और सिमेट्रिकल ज्योमेट्री का मतलब ये होता है कि लोन पेयर कहीं पे भी रख दो, हमें फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका AB3L हो गया, तो यहां पे अगर हमने लोन पेयर आपका एक आएगा, तो इस लोन पेयर को आप कहीं पे भी रख दो, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी जो ज्योमेट्री रहेगी, ज्योमेट्री क्या रहेगी? बताओ जल्दी से, ज्योमेट्री का नाम क्या होगा इसका? ज्योमेट्री का नाम क्या होगा? इसकी ज्योमेट्री का नाम क्या होगा? इसकी ज्योमेट्री का नाम क्या होगा? टेट्राहेड्रल। क्या होगा? टेट्राहेड्रल। अभी मैंने इतनी देर से बता रहा हूं कि ज्योमेट्री चेंज नहीं होती, आपका क्या चेंज होता है? शेप चेंज होगा। अब भाई साहब अगर आप इसका शेप निकालने जाओगे, तो यहां पे आपका क्या बन जाएगा? बी, बी और बी। इसका जो शेप बनता है, इसको यार ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि sp3 के सारे केस क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो जो इसका शेप होता है वो आपका क्या होता है? पिरामिडल। क्या होता है? पिरामिडल। इसका शेप याद रखेंगे, क्या रखेंगे? पिरामिडल शेप होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको आ गया होगा कि पिरामिडल शेप होगा। अच्छा, इसका बॉन्ड एंगल है थीटा। क्या ये थीटा 109 डिग्री 28 मिनट से ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा? 109 डिग्री से ये ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा? लेस देन होगा। क्यों होगा लेस देन? क्योंकि लोन पेयर का बॉन्ड पेयर पे क्या पड़ेगा? रिपल्शन पड़ेगा, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएंगे? छोटे हो जाएंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है, इससे क्या होगा? लेस होगा। अच्छा, आएगा बेटा, पूरक आगे केस आएगा, वो भी हम कराएंगे। अभी अब मेरे को ये बताओ, इतना तो आपको आगे समझ में। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मिनिमम इलेक्ट्रॉन बताओ कितना रिक्वायरमेंट होगा? मिनिमम इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट सबको निकालना आ गया क्या? मिनिमम इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट 2 लोन पेयर के हो गए और 3 बॉन्ड के हो गए, तो ये 5 हो गया। अब एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल कौन से ग्रुप से स्टार्ट होंगे? नाइट्रोजन फैमिली से,
किससे स्टार्ट होंगे? नाइट्रोजन फैमिली से। तो एग्जाम्पल में सबसे फेमस एग्जाम्पल लिखिएगा NH3। 5 कैसे आ जाएगा? PCl5 बेटा। श्रुति कैसे आ जाएगा? पूरक PCl5 थोड़े ना आएगा। सबसे छोटा एग्जाम्पल आपको क्या आएगा? NH3। अब ये जो NH3 है, इसमें आपको बॉन्ड एंगल याद रखना है। इसमें आपको क्या, ओके तो इसमें बॉन्ड एंगल याद रखना है। बॉन्ड एंगल कैसे याद रखोगे? इसका बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री का, 160 डिग्री का। याद रहेगा? ठीक है। ग्राफ नहीं बेटा, इसको स्ट्रक्चर बोलते हैं। स्ट्रक्चर इसी तरह रहेगा। दूसरा अगर हम बोलें आगे, NH3 का भाई होता है, नीचे आता है फॉस PH3। PH3 का फुल फॉर्म, PH3 का नाम क्या होता है? इस गैस का नाम तो अमोनिया है। इस PH3 गैस का नाम क्या है बताओ? PH3 गैस का नाम, कोई ऑर्गेनिक का चैप्टर नहीं है, ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक के चैप्टर हैं। ये आपका इनऑर्गेनिक का चैप्टर है। ये PH3 का नाम होता है फॉस्फीन। क्या होता है? फॉस्फीन। और पॉइजनस गैस भी होती है ये, ठीक है। इतनी जल्दी केमिकल बॉन्डिंग खत्म कहां से होगा? अभी अभी आपके पुराने टीचर पढ़ा रहे होते तो आप उनके फ्लो में चल रहे होते तो आप करा देते। मुझे तो वो चीजें दोबारा से करानी पड़ी आप लोगों को। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से आज पढ़ेंगे तो कल MOT बचेगा, वो मैं आपका करा दूंगा जल्दी से। तो PH3 की बात कर रहे हैं, तो PH3 का बॉन्ड एंगल याद रखना है। यहाँ पे मैं स्टार पॉइंट लगवा रहा हूँ। यहाँ पे PH3 का बॉन्ड एंगल 91 डिग्री से लेके 90 डिग्री होता है। 91 और 90 के बीच में इसका बॉन्ड एंगल होता है, याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे? 91 से लेके 90 के बीच में इसका बॉन्ड एंगल होता है, इतना याद रखेंगे। ठीक है। अब मेरे को ये बताइए, और एग्जांपल बताइए इसके। हाँ, कुछ के तो याद रखने हैं, जैसे आपको इन सारे हाइब्रिडाइजेशन के बॉन्ड एंगल याद रखने हैं। जो जो मैं इंपॉर्टेंट बताते जा रहा हूं, इनके बॉन्ड एंगल याद रखने हैं। ठीक है। अब इसके अलावा और एग्जांपल बताते जाइए फटाफट से। PX3 यानी आपका कोई भी हेलोजन लगाओ, बहुत बढ़िया। और HNO3 नहीं हो सकता, HNO3 नहीं हो सकता। और ये भी तो फिक्स है, एग्जैक्ट वैल्यू जो इसकी होती है वो 91 और 90 के बीच में होती है। ठीक है, ये भी फिक्स ही है लगभग। SO3 भी नहीं हो सकता, सोचो। AlCl3 भी नहीं हो सकता, ये AuH3 भी नहीं होगा, NCl3 हो सकता है। चलो NCl3 लिख देते हैं। और अरे यार एक एक करके बढ़ाओ ना। जैसे आपने मिनिमम इलेक्ट्रॉन ले लिया 5, 5 मतलब नाइट्रोजन फैमिली, तो उसमें आपको ये एग्जांपल मिल गए। अब आप एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाओ 6। अब आपके पास 6 यानी सल्फर आ गया। सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इन 6 इलेक्ट्रॉन को ऐसे अरेंज करो कि यहां पे आपका एक लोन पेयर बचे। यहां पे आपका क्या बचे? एक लोन पेयर बचे। और क्या हो? और आपके कितने बॉन्ड बन जाए? 3 बॉन्ड बन जाए। तो कुछ ऐसे अरेंज करके बताओ। सोचो। सल्फर है, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें आपको एक लोन पेयर चाहिए, तो एक तो लोन पेयर निकाल दो इस तरीके से। और आपको क्या चाहिए? 3 सिग्मा बॉन्ड चाहिए, तो 3 सिग्मा बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन से बनाने के लिए एक डबल बॉन्ड लगा दो, ऑक्सीजन लगा दो। बाकी यहाँ पे आप क्या कर दो? H लगा दो। एक इधर Cl लगा दो, एक इधर Cl लगा दो। तो ये आपको क्या बन जाएगा? SOCl2 गैस बन गई। तो ये आपको क्या हो जाएगा? SOCl2। ये कौन से एग्जाम्पल हो गया? ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया? ये आपका 6 का एग्जाम्पल हो गया। क्या 7 में आप निकाल सकते हो एग्जाम्पल? आपके पास 7 है, यानी आयोडीन ले लिया मैंने। आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। मुझे एक तो लोन पेयर चाहिए, तो एक तो मैंने लोन पेयर बना दिया। ठीक है। और मुझे 3 बॉन्ड चाहिए, तो 3 बॉन्ड बनाने के लिए 2 डबल बॉन्ड बना दो यहाँ पे। और यहाँ पे एक हेलोजन लगा दो, तो क्लोरीन लगा दो। तो ये आपका क्या हो जाएगा? IO2Cl। क्या हो जाएगा? IO2Cl। समझ में आ रहा है? जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें समझ में आ रहा है ये वाला कैसे कर रहे हैं हम?
ये जो हम कर रहे हैं ये कैसे कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा है एकदम? बेटा HClO4 नहीं होगा ना, वो तो मैंने पिछले वाले में एग्जांपल में करा दिया था। एक और करा सकते हैं, आपने नाम सुना होगा HClO3। एक और एग्जांपल देखो, इसी में ही एक एसिड होता है HClO3। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? एक Cl है, इस Cl में क्या होगा, एक तो लोन पेयर आपने छोड़ दिया, एक आप क्या कर दोगे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना दो, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना दो, और एक आप क्या बना दो, सिंगल बॉन्ड OH बना दो। तो ये आपको क्या हो जाएगा, HClO3 हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, HClO3, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं, क्लोरिक एसिड। ओके, इज इट क्लियर? आसान है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरिक एसिड बोलते हैं। इसको बोलते हैं आयोडोक्लोरेट। आयोडोक्लोरेट। इसको बोलते हैं सल्फर ऑक्सीक्लोराइड। सल्फर ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, Cl2O2 नहीं हो सकता। Cl2O2 नहीं हो सकता। बेटा वो आप धीरे धीरे ना, जितनी भी आप केमिस्ट्री पढ़ते जाओगे इनऑर्गेनिक, उतना आपको याद होता जाएगा नाम। एक दिन मैं ट्रिक करा दूंगा नाम की भी, ठीक है? PH3 वाला समझा दो। PH3 का आपको याद रखना है कि इसमें आपको क्या होता है, 91 से लेके 90 तक का एंगल होता है। ये आपको याद रखना है, आपको ये याद रखनी है, ठीक है पीयूष? ये वाली बात आपको याद रखनी है। इज इट क्लियर? ओके अर्नब, ठीक है। और PCl3 होगा, हाँ जी। आइए अगला केस करते हैं। अगला केस क्या होगा, जल्दी से आप केस कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। H2SO3, हाँ ये भी होगा, H2SO3 भी होगा, ठीक है। आइए अगला एग्जांपल करते। अगला आपका क्या हो जाएगा, थर्ड केस आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा आपके पास दो है, लोन पेयर आपके पास कितने हैं, दो हैं। तो ये आपका क्या बन जाएगा, AB2L2 टाइप का बनेगा। यहाँ पे आप इस तरीके का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ये ऐसे लोन पेयर और ऐसे लोन पेयर। तो यहाँ पे जो थीटा होगा, थीटा आपका क्या हो जाएगा, और भी छोटा हो जाएगा। थीटा आपका क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, किससे, 120 डिग्री से। ओके, इवन ये 110 डिग्री से भी छोटा हो जाता है थीटा इसका। और यहाँ पे अगर हम बात करें किसकी, यहाँ पे अगर हम बात करें कि इसमें आपके क्या बोलते हैं उसको, शेप की, तो इसकी शेप क्या हो जाएगी, इसकी शेप क्या हो जाएगी, कोई बताएगा इसकी शेप क्या हो जाएगी? ये आपको कैसा दिखेगा, वी शेप दिखेगा, याद रखना वी शेप। इसकी शेप क्या हो जाएगी, वी शेप हो जाएगी, ठीक है। हाँ, बेंट शेप भी बोल सकते हैं इसको, बी शेप भी बोल सकते हैं, ठीक। डन। एंगुलर भी बोल सकते हैं, बट इसकी जो ज्यादातर फेमस, जो बहुत ज्यादा फेमस है पोजीशन या शेप, वो आपकी वी शेप फेमस है, ठीक है। और इसको कई बार हम बोलते हैं बेंट बी शेप बोल देते हैं इसको। अगर आप और डिटेल लिखना चाहते हैं इसको लिख सकते हैं बेंट बी शेप। अब इसके लिए मेरे को बताओ मिनिमम इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट कितनी है? सिक्स। तो इसमें सबसे जो फेमस एग्जांपल है वो है आपका वाटर, H2O। इसका बॉन्ड एंगल आपको याद रखना है 104 डिग्री 5 मिनट। इसका बॉन्ड एंगल आपको क्या करना है, एकदम याद रखना है। और बताओ, और इसके अलावा कोई एग्जांपल बताओ जल्दी से। इसी ग्रुप का एक एक कंपाउंड होता है जिसको हम बोलते हैं H2S। और बेटा लिथियम ऑक्साइड में तुमको लगता है लोन पेयर होंगे समर्पित? और पहली बात तो लिथियम ऑक्साइड, मैंने शायद स्टार्टिंग में ही आपको एक बात बताई थी। स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बात बताई थी,
जो आपके फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, वो आपके कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते, वो आपके कैसे बॉन्ड बनाते हैं, आपके आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, तो उनको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते। शायद आपको मैंने बताया था ये। Cl2O, Cl2O नहीं बेटा, गलत है। देखो, तो आपके पास मिनिमम इलेक्ट्रॉन 6 हैं, तो हमने ये वाले एग्जांपल लिख लिए। अगर आपके पास मान लो मिनिमम इलेक्ट्रॉन 7 हो जाएंगे, तो 7 में आपको क्या करना पड़ेगा, क्या चाहिए मेरे को, 2 लोन पेयर चाहिए। तो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। तो एक तो लोन पेयर हमारा ये हो गया, एक लोन पेयर हमारा ये हो गया, और एक यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कर दो, और एक यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH कर दो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, HClO2, क्या बन जाएगा, HClO2। और इसको हम बोलते हैं क्लोरस एसिड। क्या बोलते हैं, क्लोरस एसिड। ठीक है, कोई दिक्कत, ओके। हाँ, आयोडीन वाला भी हो जाएगा तो आयोडस एसिड बोल देंगे उसको। ब्रोमीन का लिखोगे तो ब्रोमस एसिड हो जाएगा। अच्छा, अगर आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो जिनॉन का कोई कंपाउंड बन सकता है। देखिएगा, अगर आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप क्या करिए, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना दीजिए। ये लोन पेयर, ये लोन पेयर हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, XeO2 बन जाएगा, XeO2। H2O2 बिल्कुल हो सकता है, H2O2, H2O2 आपका हो सकता है, परऑक्साइड होता है वो, इधर से OH ऐसे और इधर से OH ऐसे। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर, यहां पे भी एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर। ठीक है बेटा, उसे शेयरिंग की जरूरत हो या ना हो, लेकिन जिनॉन के कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, साइज बड़ा हो जाने की वजह से। XeF2 नहीं हो सकता। XeF2 में अगर आप करोगे तो बेटा कितने लोन पेयर बच जाएंगे, 3 लोन पेयर बचेंगे और 2 बॉन्ड बन जाएंगे। आएगा उसका एग्जाम्पल आगे। तो मेरे को लगता है कि ये सारे एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गए होंगे, यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब हो गई ना क्लियर। XeS2 नहीं बनता, जिनॉन के केवल 2 के साथ कंपाउंड बनते हैं, या तो ऑक्सीजन या फ्लोरीन। ठीक है, तो बेटा जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं ये सबको समझ में आ रहा है। चलो एक बार पोल कर लेते हैं। आपको अगर समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं आ रहा तो भी पता चल जाएगा मुझे। चार पांच छह सात आठ, 8 लोगों को समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल भी। 11 लोगों को समझ नहीं आ रहा। ये जो 11 लोग हैं जिन्हें समझ नहीं आ रहा, क्या ये मेरे को बताएंगे क्या चीज समझ नहीं आ रही। ठीक है, तो आप टीचर चेंज करा लीजिएगा, बाकी 11 लोग, ये बेहतर है ना। आपको प्रॉब्लम बतानी है नहीं, और आपको केवल ये चीजें दिखाई दे रही हैं। मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा फिर इस हिसाब से। यार इन केस में तुम्हें क्या समझ नहीं आ रहा शिवांश, इसमें क्या दिक्कत है एक्चुअली। जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं ये तो तुम पढ़ चुके हो, फिर भी तुम्हें नहीं आ रहा है, इसका मतलब तुमने पिछली क्लास में भी ठीक से नहीं पढ़ा होगा। लास्ट कंपाउंड क्या लिखवाया मैंने, एक्सिओटो, जिनॉन ऑक्साइड है ना, जिनॉन डाइऑक्साइड है। अगर काम की बात नहीं पूछी तो मैं पूछूंगा फिर। सर ये जो तीसरा वाला केस जो आपने कराया है, हेलो हाँ सुन रहा हूँ, बोलो। सर, तीसरे वाले केस के अंदर वहाँ पे लोन पेयर रिपल्जन नहीं होगा। कहाँ पे, तीसरे वाले के अंदर जो आपने जनरल स्ट्रक्चर जो बनाया है, यहाँ पे ए वाले में, यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन नहीं होगा।
बेटा लोन पेयर रिपल्शन होगा तो ये क्या करेंगे, छोड़ के चले जाएंगे क्या? नहीं सर, मतलब ये होता है ना, लोन पेयर रिपल्शन बहुत हाई होता है, तो यहाँ पे रिपल्शन भी तो होगा फिर। हाँ नहीं तो क्या करें, रिपल्शन होगा तो छोड़ के चला जाएगा क्या ऑक्सीजन को, क्या करेगा? नहीं, मैं तो स्ट्रक्चर कह रहा हूँ ना सर, स्ट्रक्चर में अगर हम यहाँ पे लोन पेयर इधर दे देते जहाँ पे हमने बॉन्ड बनाया, तो वहां पे कोई प्रॉब्लम हो जाती। आप इसको 3D में सोचना, 3D में अगर तू देगा तो भी तो तेरे को वहीं पे दिखाई देगा। हाँ सर। फिर क्या करेंगे, रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए क्या करेंगे? थोड़ा सा दूर हो जाएंगे। तो वो यही तो हो रहा है, आप तो सोच कि बॉन्ड एंगल छोटा क्यों हो रहा होगा, हाँ सर। क्यों हो वो रहा है? लोन पेयर रिपल्शन से। लोन पे रिपल्शन से, अब आया समझ में? यस सर, यस सर। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि टीचर चेंज हो जाए, इंडिविजुअल, मतलब कोई ऐसा नहीं है। हाँ वो वॉइस क्रैक हो रही थी क्योंकि मैंने माइक निकाला होता। कितने लोग चाहते हैं कि कोई और टीचर पढ़ाए, सीरियसली? चलो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ये जो यस नो वाला पोल है ये इसीलिए है, ये ऊपर वाला क्वेश्चन भूल जाना। सवाल यही है कि कितने लोगों को लगता है कि हमें चेंज चाहिए। पोल इसलिए है कि कितने लोगों को लगता है कि उन्हें चेंज चाहिए, मेरा पढ़ाया हुआ बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, और कोई टीचर पढ़ाएगा तो उनको समझ आ जाएगा, क्योंकि उस समय उनके दिमाग के घोड़े खुल जाएंगे। ठीक है, फिर कल से मैं चलो देखते हैं। वही पुराने वाले सर अच्छे थे तो पुराने सर ही पढ़ाएंगे बेटा ऋषिदीप तुम्हें, क्योंकि तुम्हें मेरा समझ में आ भी नहीं सकता। जिनकी फाउंडेशन वीक है ना, वो अपने आप को और कमजोर करते रहिए, वो ज्यादा बेहतर है। उठने का कोशिश मत करिए क्लास में सीखने के लिए। फाउंडेशन कमजोर रहेगी, 12th में आके रोगे, सिलेक्शन नहीं होगा, तब बताना, फिर तब आना भागते हुए। ओके, तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में इतने डिटेल में समझा रहा था, कोई फायदा नहीं है उसका। इसको हम बोलते हैं जिनॉन ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? तो ये आपका क्या हो जाएगा, जिनॉन ऑक्साइड बोलते हैं, जिनॉन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं इसको। और ये एक चीज और याद रखिएगा कि जिनॉन के दो के साथ ही कंपाउंड बनते हैं, या तो फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनेगा या फिर ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनेगा। इसके अलावा जिनॉन का किसी और के साथ कंपाउंड नहीं बनता। ठीक है, ओके। चलिए इसके आगे अगर हम बढ़े, इसके आगे देखते हैं। इसके आगे हमारे पास जो केस आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, केस नंबर 4, जहां पे आपका हाइब्रिडाइजेशन के लिए स्टेरिक नंबर हमें कितना मिलेगा, स्टेरिक नंबर 5। और ये याद रखना कि इस पे स्टार इसलिए लगाना है क्योंकि ये पहला अनसिमेट्रिक केस आएगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक नया रूल भी बताऊंगा कि अनसिमेट्रिक केस को कैसे डील करते हैं, और इससे ही आपका दो हाइब्रिडाइजेशन ऐसी हैं जहां से आपके क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं। एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो पिछली करी है, और एक ये वाली हाइब्रिडाइजेशन। इन दो से आपके केसेस ज्यादा बनेंगे और क्वेश्चंस भी इन्हीं के ऊपर ज्यादा फ्रेम होंगे। आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। इसमें डेटा लिखते हैं, स्टेरिक नंबर 5, और यहां पे अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन पूछूं तो बताइए जल्दी से।
हाइब्रिडाइजेशन पूछें तो इसमें आप पूछिए कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका बताइए जल्दी से, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। आप लोग बहुत बढ़िया है, आप लोगों को ये वाली चीज आती होगी हाइब्रिडाइजेशन वाली, उम्मीद करता हूं। तो हाइब्रिडाइजेशन आपको क्या हो जाएगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। अब ये जो हाइब्रिडाइजेशन है हमारे पास, इसमें जो पार्टिसिपेशन है वो किसका है, एक s का पार्टिसिपेशन है, 3 आपके p के पार्टिसिपेशन है। अब सवाल ये है कि इसमें d का कौन सा वाला पार्ट पार्टिसिपेट करता है। d के 5 ऑर्बिटल होते हैं, कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5। 5 ऑर्बिटल में से d का कौन सा ऑर्बिटल यहां पे पार्टिसिपेट करता है, कोई बताएगा। d के 5 ऑर्बिटल में से कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है यहां पे। यार लास्ट वाले का क्या मतलब है, लास्ट वाला कौन सा होता है। डी के 5 ऑर्बिटल के नाम पता है आपको, डी के 5 ऑर्बिटल के नाम पता है ना। तो उसी में से मैं पूछ रहा हूं कि डी का कौन सा ऑर्बिटल यहां पे पार्टिसिपेट करेगा। याद रखना यहां पे क्या पार्टिसिपेट करता है, एस, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, डी जेड स्क्वायर। क्या पार्टिसिपेट करेगा, डी जेड स्क्वायर पार्टिसिपेट करेगा। आ गया समझ में। तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या होगा, sp3d होगा और डी जेड स्क्वायर पार्टिसिपेट करेगा। डी जेड स्क्वायर का स्ट्रक्चर आता है सबको, डी जेड स्क्वायर का स्ट्रक्चर आता है सबको। गुड। तो यहां पे अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो इसकी ज्योमेट्री क्या बनेगी, इसकी ज्योमेट्री क्या बनेगी ट्रायगोनल बायपिरामिडल। क्या बनेगी, ट्रायगोनल बायपिरामिडल। और इसको एक और नाम से हम जानते हैं टीबीपी। अगर आप कहीं पे भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा हो तो लिखा हो सकता है टीबीपी। इसका जो केस 1 है, पहले हम केस 1 कर लेते हैं इसके अंदर कि सिग्मा हमारे पास कितना है 5 और लोन पेयर हमारे पास कितना है 0। सिग्मा हमारे पास कितना है 5 और लोन पेयर हमारे पास कितना है 0। ठीक है। और यहां पे एक और बात जो इंपॉर्टेंटली लिखनी है कि ये बेटा 3D की ज्योमेट्री है और इसका जो आपकी ज्योमेट्री है ये कैसी, अनसिमेट्रिकल है। कैसी है, अनसिमेट्रिकल। और इसको इस तरीके से बंद कर दीजिएगा यहां पे, कैसी हो जाएगी, अनसिमेट्रिकल। अब ये जो अनसिमेट्रिकल ज्योमेट्री आपको दी गई है, अब आपका इसका रीजन भी पूछूंगा मैं, और रीजन क्या होगा ये भी मैं बताऊंगा अभी आपको। तो यहाँ पे आपका बनेगा AB5 और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, ध्यान से बनाइएगा। ये 3 बॉन्ड एक जैसे और 2 बॉन्ड अलग। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बी 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 और यहाँ पे बी और यहाँ पे बी। आया समझ में। और यहाँ पे 2 बॉन्ड एंगल दिखाई देंगे, एक ये आपका बॉन्ड एंगल होगा एक्सियल, ठीक है। और ये जो आपका बॉन्ड एंगल है ये वाला, ये आपका क्या होगा, प्लेनर, थीटा पी लिख दिया। ये इस तरीके से है कि यहां पे आपका क्या हो रहा है कि प्लेन में आपका ट्राइगोनल बना हुआ है, प्लेन में आपका क्या बना हुआ है, ट्राइगोनल बना हुआ है। और इस ट्राइगोनल में मैंने यहाँ पे एक पेन फंसा दिया तो ये आपका क्या हो गया, एक्सियल हो गया। तो यहां से अगर मैं एक ड्रॉ करूंगा लाइन तो ये आपकी क्या बनेगी, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। यानी एक पिरामिड ऊपर से बनता हुआ दिखाई देगा, एक पिरामिड आपको नीचे से बनता हुआ दिखाई देगा। और ये जो आपके एंगल है, ये आपका एक्सियल एंगल जो आपकी थीटा ए है, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 90 डिग्री। और अगर मैं आपसे पूछूं थीटा पी, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 120 डिग्री। तो आपको 2 अलग अलग एंगल दिखाई दे रहे हैं। सबको मिल गया समझ में, आ गया समझ में कि थीटा ए आपका 90 डिग्री हो गया और थीटा पी आपका क्या हो जाएगा, 120 डिग्री हो गया। क्लियर सबको। अब सवाल ये नहीं है, एग्जाम में सवाल आया था, जेईई एग्जाम का सवाल है कि इन ट्राइगोनल बायप्लेनर हाउ मेनी एंगल्स आर 90 डिग्री, कि ट्राइगोनल बायपिरामिडल में कितने एंगल ऐसे होते हैं जो 90 डिग्री बनाते हैं। अब बताओ सवाल का आंसर। इन ट्राइगोनल बायपिरामिडल हाउ मेनी एंगल्स आर 90 डिग्री। तो थीटा ए आपको बोल रहा है कि 90 डिग्री है तो कितने होंगे, देखो ये प्लेन के एंगल तो 120 है, इसके ऊपर से ये मैंने बनाया
तो इसका इस वाले के साथ भी 90, इसका इस वाले के साथ भी 90, इसका दूसरे वाले के साथ भी 90, तो तीन तो ऊपर से 90 हो गए और तीन सेम नीचे से 90 होंगे, तो टोटल कितने एंगल 90 मिलेंगे? 6 एंगल 90 मिलेंगे। अच्छा, कितने एंगल 120 के होंगे? ये तीन आपके प्लेन है, तीन प्लेन है इस तरीके से, तीन इस तरीके से आपका, और इसमें आपका ये फंसा हुआ है, तो ऊपर से 390 हो गए और नीचे से 390 हो गए, तो 6 हो गए किसके? एंगल एक्सियल वाले। प्लेनर में अगर आपसे पूछेंगे तो यहां पे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मिनिमम इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट जल्दी से बताओ, अब तो आप सीख गए होगे मिनिमम इलेक्ट्रॉन निकालना। मिनिमम इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट 5। ठीक है, एग्जाम्पल आप बताओ, एग्जाम्पल आप जल्दी से बताओ। एग्जाम्पल आपके क्या हो जाएंगे? PCl5, बहुत बढ़िया। और ये सबसे फेमस एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया। और PF5, चलो वो PX5 ही लिख देता हूं मैं ऐसे। ठीक है, और एंटीमनी 5 बॉन्ड नहीं बनाता, आर्सेनिक बना सकता है, AsX5 हो गया। और ICl5 में लोन पेयर बच जाएगा बेटा, ICl5 में लोन पेयर बच जाएगा। देखो 5 के तो हमारे पास एग्जाम्पल हो गए। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, अब इसमें आप बताओ कैसे निकालोगे? 6 में बताओ। SOCl4, तो यहां पे डबल बॉन्ड O, Cl 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 Cl, तो ये आपका क्या हो जाएगा? SOCl4। ठीक है। अच्छा, मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन में बनाओ, कैसे बनेगा? जैसे मैंने आयोडीन लिखा, इस आयोडीन में आप बताओ। आयोडीन में आप बताओ। 2 डबल बॉन्ड, बाकी क्या हो जाएंगे? सिंगल बॉन्ड। अरे समझ में आ रहा है ना? आयोडीन के H2SO4 यार ऋषभ मैंने कहा लिखवाया था? H2SO4 मैंने कहा लिखवाया है? sp3 में। फिर उसको यहां पे कैसे लेके आ सकते हैं? तो आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 1 2 3 4 5 6 7। तो बेटा यहां पे क्या करना पड़ेगा? 2 डबल बॉन्ड बना दो और बाकी 3 सिंगल बना दो। तो ये क्या हो जाएगा? IO2F2 F3 सॉरी। क्लियर है? लिखना आ गया ना समझ में? अच्छा, क्या मैं आर्ट के लिए लिख सकता हूं, जिनॉन के लिए? बेटा हेलोजन में हमेशा याद रखना कि जैसे अगर मैंने आयोडीन का कंपाउंड लिया है तो सिंगल बॉन्ड आपका कौन लगा सकता है? फ्लोरीन और क्लोरीन लगा सकता है। अगर मैं क्लोरीन का कंपाउंड लूंगा तो सिंगल बॉन्ड कौन लगा सकता है? आपका फ्लोरीन लगा सकता है। ठीक है। और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बन सकता, ये मैंने आपको पहले भी बताया। यहां पे आपसे कह रहा है कि बेटा आपके पास जिनॉन है, इस जिनॉन का बनाओ, किस तरीके से बनेगा? 5 बॉन्ड बनाने, तो बेटा यहां पे 3 डबल बॉन्ड बना दो और 2 सिंगल बॉन्ड बना दो। हो सकता है? अरे हाँ या ना? तो ये आपका क्या बन जाएगा? XeO3F2, XeO3F2। अब बेटा एक रूल याद रखो आगे जो मैं सिखाने जा रहा हूं, इसी में सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टार मार्क लिखवाया था, क्योंकि पहला ऐसा ज्योमेट्री मिलेगी आपको, पहली ऐसी ज्योमेट्री है जो आपकी कैसी है? पहली ऐसी ज्योमेट्री है जो आपकी कैसी है बेटा? अनसिमेट्रिक है। तो यहां पे मैं एक रूल लिखवाऊंगा, इस रूल को आप याद रखेंगे, इस रूल को आप अच्छे से याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? इस रूल को बताऊं? बोलो, बताना है इस रूल को कि नहीं बताना है अनसिमेट्रिक के लिए? ओके, इस रूल को हम बोलते हैं बेंट रूल। आपको शायद अगर हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट पढ़ाया गया होगा तो ये रूल पढ़ाया गया होगा आपको, बेंट रूल।
बेंट रूल ये कहता है कि जो आपकी अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं, जो आपके अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं, उसके अंदर आपको फ्लोरीन, सॉरी, उसके अंदर आपको ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और लोन पेयर और डबल बॉन्ड, इनको रखने के लिए एक अलग मेथड यूज करना पड़ेगा, अलग रूल यूज करना पड़ेगा। तो बेंट रूल के अकॉर्डिंग होता क्या है, देखो क्या कहता है, यहां पे ध्यान से सुनना। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्लेस्ड एट लोएस्ट एंगल पोजीशन। आ रहा है समझ में? अगर मान लो आपके पास एक एग्जाम्पल, पहला रूल लिख लिया ना सबने, पहला रूल लिख लिया। अब मैं आपसे एक एग्जाम्पल पूछता हूं, PCl3F2 और PCl2F3, इन दोनों में से किसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा? बेटा कैसे पता चलेगा सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? जहां पे दो तरीके के बॉन्ड एंगल मिलेंगे वहां पे आपको पता चलेगा कि अनसिमेट्रिकल है। जहां पे एक ही बॉन्ड एंगल मिलेगा वो आपको क्या हो जाएगा? सिमेट्रिकल हो जाएगा। जैसे इस वाली ज्योमेट्री के अंदर, इस वाली ज्योमेट्री के अंदर आपको क्या मिल रहा है? दो अलग अलग बॉन्ड एंगल मिल रहे हैं। दो अलग अलग बॉन्ड एंगल कौन कौन से? एक मिल रहा है 90 डिग्री का, एक मिल रहा है 120 डिग्री का। तो ये कैसी ज्योमेट्री है? अनसिमेट्रिकल ज्योमेट्री है। ठीक है, ओके। अब आपसे कह रहा है कि PCl3F2 और PCl2F3, इन दोनों का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, या फिर डाइपोल मूवमेंट कैसे जीरो करें? अच्छा, कितने लोगों को पता है डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? कितने लोगों को डाइपोल मूवमेंट के बारे में पता है? ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मैं आपको बता देता हूं इनकी ज्योमेट्री, फिर उसके बाद डाइपोल मूवमेंट भी डिस्कस कर लूंगा। हाइब्रिडाइजेशन के बाद डाइपोल मूवमेंट डिस्कस कर लूंगा। मुझे लगा होगा कि बीबीटी थ्योरी से पहले ही डाइपोल मूवमेंट डिस्कस हो जाता है, शायद कराया गया होगा, कोई बात नहीं, मैं करा दूंगा। PCl3F2 और PCl2F3 आपको ये दे रखा है। अगर मैं इसमें ज्योमेट्री बनाऊं तो आपका क्या बनेगा? 3 पोजीशन आपकी ये है और 2 पोजीशन आपकी ये है। अब आप मुझे बताओ कि मैंने 2 स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ध्यान से देखना, Cl 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 F F। एक तो ये स्ट्रक्चर हो गया इसी का, दूसरा स्ट्रक्चर ये बना देता हूं। ओके, तो आपसे कह रहा है कि PCl3F2, इसका कौन सा वाला स्ट्रक्चर करेक्ट है, ए या बी स्ट्रक्चर? इन दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर करेक्ट है? PCl3F2, इसमें से आपका कौन सा स्ट्रक्चर करेक्ट है? मैं चाहता हूं बेटा सारे के सारे बच्चे हैं वो सब इसमें आंसर में पार्टिसिपेट करें, लिखें आंसर। सवाल क्या है कि आपको PCl3F2 का स्ट्रक्चर बनाना है, इन दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर आपका सही है, ए या बी स्ट्रक्चर? तो मैंने आपको एक ही रूल लिखवाया है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको छोटे एंगल की पोजीशन पे रखना है। तो यहां पे आपका स्ट्रक्चर कौन सा सही हो जाएगा? ए स्ट्रक्चर सही हो जाएगा। ए स्ट्रक्चर इसलिए सही हो जाएगा क्योंकि हमने क्या करा है कि फ्लोरीन को छोटे एंगल की पोजीशन पे रखा है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन आपका क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। किससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? क्लोरीन से। तो क्लोरीन से अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इसको हम कहां रखेंगे? ज्यादा और छोटे एंगल की पोजीशन पे। ठीक है, तो ये वाला छोटा एंगल है, ये कितने डिग्री का था? 90 डिग्री का, तो हम फ्लोरीन को यहां पे रखेंगे। तो ये वाला आपका करेक्ट है, ये वाला आपका गलत है। इतना आ गया समझ में? अच्छा, मैं इसके लिए बना देता हूं, इसके लिए तो आपका ये हो गया। अब PCl इसका देखिएगा, ये वाला आपका हो गया। अब PCl2F3 का देखिएगा। PCl2F3 का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाने जाऊं तो आप बना पाओगे? आप तो बना ही पाओगे। देखो
ये फास्फोरस है, इसकी 3 पोजीशन ये हो गई, 2 पोजीशन ये हो गई। एक तो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है, अब बताइए इसमें आपका करेक्ट क्या है, ए या बी? इसमें क्या करेक्ट है? इसमें आपका क्या करेक्ट है? बी सही है, 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 बी सही है। तो बच्चों आपको ये वाली बात समझ में आ गई, पहला रूल समझ में आ गया कि ऐसी ज्योमेट्री जहां पे ऐसा स्ट्रक्चर या ऐसी ज्योमेट्री या ऐसा हाइब्रिडाइजेशन जो अनसिमेट्रिकल होता है, अनसिमेट्रिकल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हमारी जो पोजीशन है वो आपकी क्या हो जाएगी, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव की, जहां पे बॉन्ड एंगल आपका क्या होगा, छोटा होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या ऐसा हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कर सकते हैं? क्या sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमें ये रूल फॉलो करना पड़ेगा? बताओ, क्या sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमें ये रूल फॉलो करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। रीजन, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है, आपकी सिमेट्रिकल पोजीशन है, वहां पे आपको क्या है, सारे बॉन्ड एंगल क्या है, सेम है, तो वहां पे आपको ये रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसका जो दूसरा रूल है वो भी लिख लो, दूसरा रूल भी आप लिख लो, आपका भला हो जाएगा। 2 ही रूल है इसके अंदर, तो 2 ही रूल आपको समझ में आ जाएंगे। अगर मैं केमिकल बॉन्डिंग आपको स्टार्टिंग से पढ़ा था तो आपकी हालात अभी बहुत कुछ होते, बहुत कुछ चीजें आप सीख जाते। देखिएगा यहाँ पे, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सेकंड पोजीशन में, सेकंड आपको ओके, पहले मेरे को मॉड्यूल देखने पड़ेंगे ना, कौन से वाले मॉड्यूल चल रहे हैं। ठीक है, सेकंड, लोन पेयर एंड आपका लोन पेयर, और क्या बात कर रहे हैं, डबल बॉन्ड। प्लेस्ड एट मैक्सिमम एंगल पोजीशन। तो जो आपका लोन पेयर है या फिर डबल बॉन्ड है, उसको कहां पे रखना है आपको, मैक्सिमम एंगल की पोजीशन पे रखना है। क्या ये वाली बात समझ में आ गई? लोन पेयर या डबल बॉन्ड को कहां पे रखोगे, मैक्सिमम एंगल पोजीशन पे रखोगे। इज इट क्लियर? ठीक है, एग्जाम्पल अगर आपको दे रखा है XgO3F2, तो इसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, Xg आपके पास पोजीशन है ये वाली, तो यहां पे ऑक्सीजन के साथ तो डबल बॉन्ड बनाना है, तो मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड रख दिया ऐसे, और यहाँ पे फ्लोरीन के साथ क्या बनाना है, सिंगल बॉन्ड बनाना है, इस तरीके से। ठीक है, ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारे रूल का, बेंट रूल का 2 ही रूल है। पहला रूल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है, दूसरा रूल आपका किसका है, लोन पेयर का है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसी रूल, अभी हम इसी हाइब्रिडाइजेशन को आगे एक्सटेंड करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में और क्या है, देखो दूसरा केस क्या होगा इसके अंदर, आपके पास सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाए, 4, और लोन पेयर कितना हो जाए, 1। सिग्मा बॉन्ड 4 हो जाए, लोन पेयर 1 हो जाए, तो आपका AB4L टाइप का बनेगा। अब आप मेरे को ये बताइए, ये लोन पेयर मैं कहां रखूंगा, किस पोजीशन पे लोन पेयर रखूं, एक्सियल या प्लेनर? लोन पेयर में कहां रखूंगा, एक्सियल या प्लेनर? बताओ, लोन पेयर में कहां रखूंगा, एक्सियल या प्लेनर? मैं लोन पेयर कहां रखूंगा, प्लेनर पोजीशन पे रखूंगा। रीजन क्या है, अभी मैंने बताया था बेंट रूल कि लोन पेयर को आपको कहां पे रखना है, जहां पे एंगल ज्यादा होता है। ठीक है, जहां पे आपका बॉन्ड एंगल क्या होता है, ज्यादा होता है, तो यहां पे आपका क्या बन जाएगा, बी 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 बी, और ये आपका लोन पेयर। इसका जो शेप होता है, इस शेप को हम बोलते हैं सी सॉ शेप। क्या बोलते हैं, सी शॉ, या सी सॉ बोलते हैं ना इसको, सी सॉ। ठीक है, क्या बोलते हैं, सी सॉ, झूले टाइप का। ठीक है, कैसा बोलते हैं, झूले टाइप का।
बेटा ये वाली जो पोजीशन है इसको हम बोलते हैं कौन सी पोजीशन? प्लेनर। और ये वाली जो पोजीशन है इसको हम बोलते हैं एक्सियल। दो लोन पेयर कहां पे हो गए? एक ही तो लोन पेयर है, एक ही लोन पेयर आ गया यहां पे। अच्छा आप ये कह रहे हो कि दो लोन पेयर होंगे तो कहां पे रखोगे? दो होंगे तो भी आप एक्सियल पे रखोगे, तीन होंगे तो भी दो होंगे तो भी आप प्लेनर पे रखोगे, तीन होंगे तो भी प्लेनर पे रखोगे, लेकिन चार होंगे तो प्लेनर पे नहीं रख सकते, फिर आपको एक कहां पे डालना पड़ेगा? एक्सियल पे। बेटा ये जो पूरी पोजीशन है ना, ये वाली वर्टिकल, ये जो लाइन खींची है वर्टिकल वाली, इसको हम बोलते हैं एक्सियल, और जो हॉरिजॉन्टल पे रहती है ये आपकी प्लेनर होगी। अब बताओ मिनिमम इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट। मिनिमम इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट, मिनिमम इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट 6। एग्जाम्पल बताओ। मिनिमम इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट बता दिया, एग्जाम्पल बताओ। देखो सल्फर, सल्फर ले लो, सल्फर के 4 सिग्मा बॉन्ड बना दो तो आपको क्या बन जाएगा? SF4। ठीक है, और फिर 6 का तो लिख लोगे, 7 का लिखो। आयोडीन का लिख के बताओ, आयोडीन में क्या बनेगा? H2S नहीं होगा। आयोडीन का बताओ, आयोडीन का। IOCl3। अच्छा जिनॉन का हो सकता है कोई? बिल्कुल हो सकता है, XeO2F2। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए। क्लियर है? रहेगा याद सबको? ओके अच्छा चलिएगा, इससे आगे हम बढ़ते हैं। इससे आगे हमारे पास क्या हो जाएगा देखो। शेप बताई तो थी, सी सॉ शेप होती है, सी सॉ यानी झूले जैसी शेप होती है, शेप इसकी सी सॉ। क्लियर है? आई सॉ, ए सॉ, इन्हें सॉ। मैंने आले में आला लग देखा। बेटा आयोडीन में देख ले यार, आयोडीन है 1 2 3 4 5 6 बना, एक डबल बॉन्ड बना दिया, एक लोन पेयर बचा है, और 3 क्लोरीन है। हो गया? तो इसका शेप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? आई, एक लोन पेयर इधर लगाएंगे, एक डबल बॉन्ड इधर लगाएंगे, एक क्लोरीन इधर लगाएंगे, एक क्लोरीन इधर लगाएंगे, और एक क्लोरीन इधर लगाएंगे। आया समझ में? नहीं आया? डन। अगला केस कर लो इसी में ही। हाँ लगेगा बेटा, ये लगेगा, और ये एग्जिस्ट भी करता है। यहां पे बताओ दो लोन पेयर कहां लगाओगे? प्लेनर पे हमारे क्या हो जाएंगे? लोन पेयर हो जाएंगे। गुड। इतना स्लो, इतना आराम से बेटा कोई नहीं पढ़ाएगा आपको जितना मैं पढ़ा रहा हूं। एक एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि ये आगे बहुत काम आती है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 क्वेश्चन आते हैं इसमें से, 4, और मिनिमम क्वेश्चन इसमें से 3 आते हैं। ध्यान रखना इस बात को। तो यहां पे अगर हम बात करें इसकी शेप की, और इसमें मिनिमम इलेक्ट्रॉन बताओ कितना आएगा?
बेटा 4 क्वेश्चन आते हैं, आप 4 क्वेश्चन लगा ले, कितने मार्क के हो गए? तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, IX3 और XZOF2। और इसका लास्ट केस कर लो, फिर हम इस वाले केस को खत्म करते हैं, फिर 2 केस रह जाएंगे, वो अगली क्लास में करेंगे एमओटी थ्योरी के साथ। ठीक है, तो चौथा इसमें जो केस बनेगा वो आपका क्या बनेगा, सिग्मा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 सिग्मा, और लोन पेयर हमारे 3 AB3L टाइप बनेगा। और यहाँ पे आपको क्या बन जाएगा, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, और एक ऊपर और एक नीचे। तो इसकी जो शेप होती है वो आपकी क्या होती है, लीनियर होती है। ठीक है, और इसका एक ही एग्जांपल, अच्छा इसमें मिनिमम इलेक्ट्रॉन कितना रिक्वायर्ड होगा, जल्दी से बताओ। इसमें मिनिमम इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होगा 8। तो इसमें आपके जिनॉन के ही कंपाउंड बनेंगे। तो ये एक एग्जांपल हो गया XgF2। और एक और एग्जांपल जो एग्जाम में आया था, IIT JEE एग्जाम में, नीट में भी और एम्स के एग्जाम में, IX2 नेगेटिव, IX2 नेगेटिव। तो ये तो आपका पहला अनसिमेट्रिक हाइब्रिडाइजेशन खत्म हो गया। अब आपके पास 2 और बचे हैं, sp3d2 और sp3d3, जो आपके मैक्सिमम 10 के लिए, XgCl2 एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपके लिए आपका 10 मिनट का खेल और बचा है, फिर हम स्टार्ट करेंगे MOT थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी, एक ही बार में सबको समझ में आ जाएगी। IX2 का स्ट्रक्चर बता देना है। ओके, I लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन इसलिए अपने वाले, और एक नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने लिया है बाहर से, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इन 8 इलेक्ट्रॉन से आप बॉन्ड बना दो, किसके, किसी भी क्लोरीन के बना दो, चाहे आयोडीन के बना दो, तो आपका फिर आपके पास लोन पेयर काउंट कर लेना। नहीं आएगा समझ में? हाँ, ये डायग्राम बनाते हुए याद रखोगे तो काम आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे और बना देता हूँ यहाँ पे अच्छे से। ठीक है, ओके। आप चाहो इसको इस तरीके से भी बना सकते हो, मैंने ऐसे बनाया, आप ऐसे बनाओ। बिल्कुल, आपसे एग्जाम में अगर डायग्राम रूल के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो नंबर कट जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज के लेक्चर में आपको समझ आया कुछ, थोड़ा बहुत फटाफट से बता दो अगर समझ आया हो तो, थोड़ा बहुत भी अगर समझ आया हो तो बता दो। और कल के लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट करेंगे, MOT थ्योरी करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जिसको भी समझ नहीं आ रहा वो थोड़ा सा पेशेंस रखे और चीजों को क्लियर करने की कोशिश करे, बताने की कोशिश करे। ठीक है, तो आपको आसानी होगी समझने में। ठीक है, और अगर आप मन बना के बैठे हैं कि नरेंद्र सर ही पढ़ाएंगे, मेरा पढ़ाया हुआ समझ नहीं आएगा, तो फिर आपके लिए मुश्किल होगी ज्यादातर। ओके, तो वो आपका अपना मन है। ठीक है, तो आप ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ाई वढ़ाई करते रहे, और ये जो नंबर, हाँ जी, ज्यादातर कंपाउंड वही है। तो मुझे लगता है कि जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है, ये आपका करीब 30-40% तो आपको दिमाग में आया ही होगा। बाकी लोगों को जिनको नहीं आया समझ में, उनके लिए सॉरी, मैं आपके लायक नहीं हूं शायद, या आप मेरे से ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो मैं आपके लिए फिर और से ज्यादा हेल्प कर नहीं पाऊंगा। ठीक है, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे, आप भी सीखने की कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे तो आप ज्यादा सीखेंगे एज कंपेयर टू मी। यार वो लिंक मेरे को एक बार ट्राई करना पड़ेगा तब कुछ होगा। अच्छा, आपको पढ़ने से मतलब है, आपको समझ नहीं आ रहा? ठीक है, गुड।
हाँ, ये लिंक मैंने ले लिया है पूरक, थैंक यू। और बाद में हम इसमें, अच्छा किसी को भी कोई डाउट हो तो ग्रुप पे मैं ट्राई करता हूँ कि ऐड होऊंगा। तो आपका कोई डाउट वाला ग्रुप है क्या? ओके, देन इट्स ओके। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट।